अच्छा, रोबोट्स का मैंने सारा कॉन्सेप्ट दिया था कि ये बोट है, गूगल का बोट। और हम चाह रहे हैं कि गूगल का बोट जब वेबसाइट को रैंक करता है तो हमारी वेबसाइट को भी कंसिडर करे, क्योंकि अगर वो हमारी वेबसाइट को कंसिडर नहीं करेगा तो हमारी वेबसाइट तो इंडेक्स ही नहीं होगी, और अगर इंडेक्स नहीं होगी तो नंबरिंग पे ऊपर आएगी नहीं, सिर्फ नाम से ही आएगी। तो रोबोट्स है क्या बेसिकली? रोबोट्स एक फाइल है, एक फाइल है जिसके अंदर हम बेसिक इंफॉर्मेशन देते हैं। किस तरह की इंफॉर्मेशन देते हैं? नीचे जरा फाइल खुल जाए तो अच्छा। ये हमने उस दिन डिस्कस किया था ना प्रीवियस क्लास में। यूजर एजेंट, उसके बाद दिस अलाउ, और उसके बाद अलाउ। सो ये सारी इंफॉर्मेशन हमने इसमें देनी होती है। जरा ऊपर से स्टार्ट कर लेते हैं। A robot is a text file that resides in the root directory of your website. ऐसे ही है ना? इसको हमने कहां पर सेव किया था? रूट डायरेक्टरी में सेव किया था, ठीक है। एंड गिव सर्च इंजन, आपको ना कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, लेकिन आप इंप्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। ओके, आप ये समझिएगा कि आपने ट्वाइस पढ़े हैं इस चीज़ों को, ठीक है। परेशान नहीं होना आपने, सिर्फ आपने कॉन्सेप्ट लेना है। ओके, ये वो समझ लीजिएगा, आप 2 दफ़ा ये टॉपिक पढ़ लोगे बस। जब दूसरी दफ़ा पढ़ोगे ना फिर आप इसको इंप्लीमेंट कर पाओगे। एंड गिव सर्च इंजन क्राउलर्स इंस्ट्रक्शंस एज विच पेजेस क्राउल एंड इंडेक्स। यानी कि ये क्या है? एक टेक्स्ट फाइल है जो कि रूट डायरेक्टरी में हम रख देते हैं। उससे हम क्या करते हैं? गूगल के क्राउलर को इन्फॉर्म कर रहे होते हैं कि भाई ये चीज़ें हैं जो क्राउल होने वाली हैं, और ये चीज़ें हैं जो क्राउल नहीं होने वाली, यानी इनको क्राउल करो और इनको क्राउल ना करो। या ऐसे ही हम कहीं पे डॉक्यूमेंट्स खोल के बैठ जाएं और बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हो, तो कोई चेकिंग करने आए तो हम उसको सिर्फ वही दिखाएं जो उसने देखने हैं, बाकी कहेंगे भाई इसको ना देखो आप, तो उसका टाइम बच जाएगा। तो जब हम उसका टाइम बचा रहे हैं तो इसका मतलब है हम उसको फेवर कर रहे हैं। सो गूगल इस बात से फिर हमारी से खुश होगा कि भाई इसने मेरा टाइम बचा लिया। क्योंकि गूगल क्या करता है बेसिकली? गूगल का जो क्राउलर है एक एप्लीकेशन है जो कि सब वेबसाइट्स को क्राउल करता है। तो इसका मतलब क्या होगा कि जब उसने क्राउल करना है तो उसके पास कोई खास टाइम होगा एक वेबसाइट को क्राउल करने के लिए। तो अगर हम उसको स्पेसिफाई नहीं करते कि भाई क्या क्राउल होना है और क्या क्राउल नहीं होना, तो फिर तो दिक्कत होगी उसको, वो तो सारे को क्राउल करना शुरू हो जाएगा। और अगर उसका क्राउल करने का पीरियड खत्म हो गया तो हो सकता है कि जो आप क्राउल करवाना चाह रहे थे अभी तक उसने उसको देखा ही नहीं। ऐसे ही ना, कोई डॉक्यूमेंट देखता है आपके और वो कहता है हाँ भाई मेरे 5 मिनट है, और वो 5 मिनट में आप वो वाला डॉक्यूमेंट उसको नहीं दिखा पाते जो एक्चुअली आप उसको दिखाना चाह रहे थे, वो दूसरों को देख ही जा रहा है, तो वो तो चला जाएगा वहां से। तो क्राउलर भी इस तरीके से चला जाएगा। तो हम कहते हैं भाई ये हमें बनाकर देनी है फाइल गूगल के क्राउलर को। इज अ प्लेन टेक्स्ट फाइल, ये हमें पता लग गया था कि सिंपल टेक्स्ट फाइल है, नॉट HTML फाइल। ये बिल्कुल HTML फाइल नहीं है। रोबोट कंसिस्ट ऑफ 1 और मोर रूल्स, भाई इसके एक से ज्यादा, एक या एक से ज्यादा रूल्स होते हैं। रूल्स क्या है? वही वाला जो लाइनें हम लिख कर आए हैं, उधर 3-4 लाइनें लिखी हैं, हर लाइन एक रूल है, एक अलग से रूल है। रोबोट्स एक्सक्लूशन स्टैंडर्ड, इसका क्या मतलब है? रोबोट एक्सक्लूशन स्टैंडर्ड रोबोट्स की फाइल को ही हम बोलते हैं कि रोबोट एक्सक्लूशन स्टैंडर्ड्स हैं क्या, कि भाई रोबोट्स को क्या चीजें इंक्लूड करनी है और क्या चीजें एक्सक्लूड करनी है, इनको हम बोल रहे हैं रोबोट्स एक्सक्लूशन स्टैंडर्ड्स। व्हाट हैपन इफ यू डोंट हैव अ रोबोट फाइल? जी, अब मैं ये कह रहे हैं कि अगर रोबोट फाइल ना हो तो क्या होगा? क्या होगा? गूगल का क्राउलर आएगा, हो सकता है हो जाए और हो सकता है ना हो, कंफर्म नहीं है। अच्छी बात है, होनी चाहिए। फिर वो क्या करेगा? अगर क्राउल फाइल नहीं होगी तो आपकी वेबसाइट के ऊपर जितनी भी फाइलें पड़ी गई हैं, चाहे वो आपकी वेबसाइट से कुछ रिलेट कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, उसने सभी को क्राउल करना शुरू हो जाना है, जो कि गलत होगा, क्योंकि हमें तो सिर्फ उन्हीं को क्राउल करवाना चाहिए ना जो क्राउलेबल हैं। अच्छा, व्हाट हैपेंड इफ आई एक्सीडेंटली ब्लॉक सर्च इंजन फ्रॉम एक्सेसिंग माय वेबसाइट? फॉर एग्जांपल, जो आपने अलाउ करना था ना, गलती से आपसे डिसअलाउ हो गया, अब क्या होगा? भाई गूगल उसी को सही समझेगा। अगर आपकी गलती आपसे हुई है तो गलती को सुधारना भी आपने ही है, यानी वो गूगल को नहीं पता लगेगा कि गलत हो गया। ऐसा नहीं है, गूगल ये नहीं कहेगा भाई ये क्या कर रहे हो, इंडेक्स की फाइल को स्टॉप कर रहे हो, नहीं, वो ये कहेगा जिसको आप कहोगे बंद करना है मैं कर दूंगा। तो अगर आपने काम गलती से भी कर लिया तो फिर देखना भी आपको ही पड़ेगा, यानी कि गूगल इंडिकेट नहीं करेगा कि भाई आप इंडेक्स की फाइल को क्यों डिसअलाउ कर रहे हो। आप जिसको अलाउ करोगे वो उसे अलाउ कर देगा, आप जिसको डिसअलाउ करोगे वो उसे डिसअलाउ कर देगा। आगे क्या लिखा है मैंने?
डू यू नीड अ रोबोट्स फाइल? एसईओ का बड़ा स्टैंडर्ड है, एसईओ टेक्निकल एसईओ का बड़ा स्टैंडर्ड है। जब हम टेक्निकल एसईओ करते हैं तो हम रोबोट्स फाइल को चेक करते हैं कि रोबोट्स फाइल है कि रोबोट्स फाइल नहीं है। ओके, वाई यूज रोबोट्स फाइल, ये हमने अभी इतनी देर से यही समझ रहे हैं कि हम रोबोट्स की फाइल क्यों यूज कर रहे हैं, ताकि हमारी फाइल क्रॉल हो। अगर हमारी वेबसाइट क्रॉल होगी तो हमारी वेबसाइट इंडेक्स होगी। इंडेक्सिंग का मतलब है कि हमारी वेबसाइट रैंक होगी। तो हमें वेबसाइट को रैंक करवाना है तो हमें वेबसाइट को क्रॉल करवाना है। अच्छा, आगे क्या लिखा हुआ है जी? टू इंपॉर्टेंट थिंग्स टू नो अबाउट रोबोट्स। कहते हैं 2 बातें आपको याद रखनी है जी रोबोट्स की फाइल के मुतालिक। नंबर 1, एनी रूल यू एट द रोबोट्स आर डायरेक्टिव्स ओनली। दिस मीन्स दैट इट इज अप टू द सर्च इंजन टू ओबे एंड फॉलो द रूल्स। कहते हैं ये आप एक डायरेक्टिव्स को दे रहे हैं, ऑर्डर्स नहीं दे रहे। मिसाल के तौर पर हमने ये लिख दिया और हम कल को गूगल को मेल करते हैं कि भाई हमने तो ये लिख दिया था फिर भी वेबसाइट हमारी क्रॉल क्यों नहीं हो रही है। तो कहते हैं ये आपकी तरफ से एक इंफॉर्मेशन है, उसको कोई ऑर्डर नहीं है कि उसको हर हालत में आपकी इस बात को पूरा करना है। नंबर 2 इंपॉर्टेंट थिंग, if you have a content that you don't want to be included in their index, the best way to password protect it। कहता है अब अगर आप चाहते हैं कि कुछ हिस्सा क्रॉल ना हो तो कहता है भाई उसका एक और तरीका है कि डिसअलाउ करने की बजाय आप क्या करें, उस फाइल को जहां पे रखा हुआ है ना वहां पासवर्ड लगा दें। क्योंकि जिस फाइल को पासवर्ड लगता है वो तो खुलती नहीं है। भाई पासवर्ड बताएंगे तो खुलेगी ना, तो क्रॉलर को तो नहीं ना पता पासवर्ड क्या है। तो कहता है जितनी फाइलें पासवर्ड प्रोटेक्टेड होंगी वो नहीं खुलेंगी। ठीक है जी। अच्छा, नंबर 3, द सेकेंड थिंग इज दैट इफ यू ब्लॉक अ पेज और डायरेक्ट इन रिपोर्ट इट कैन स्टिल अपीयर इन सर्च इंजन रिजल्ट्स। कहता है अब मिसाल के तौर पर अबाउट अस का पेज है, सपोज करते हैं हमने कहा भाई अबाउट अस के पेज को क्रॉल नहीं करो, डिसअलाउ कर दिया हमने। अब हम दूसरा सीन ये देखते हैं कि जो अबाउट अस का पेज है होम के ऊपर एक लिंक बना हुआ है, जिस लिंक पर हम क्लिक करते हैं तो हम कहां चले जाते हैं, अबाउट अस पर। अब वो अबाउट अस के पेज से तो क्रॉल नहीं हो रहा, मगर हमारा इंडेक्स का पेज तो क्रॉल हो रहा था। अब इंडेक्स के पेज के ऊपर अबाउट अस का लिंक पड़ा हुआ है, जिसका मतलब क्या हुआ, वो भी क्रॉल होना शुरू हो गया। तो वही कहता है अगर आप चाहते हो कि 100% डिसअलाउ करवाना है तो आपको ये देखना पड़ेगा कि उसके लिंक्स जिन पेजेस पर पड़े हुए हैं क्या वो क्रॉलेबल है। अगर वो पेजेस क्रॉलेबल हैं तो लिंक भी क्रॉल कर जाएगा, और अगर लिंक ने क्रॉल किया तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारा पेज वो वाला क्रॉल कर गया जो हम नहीं क्रॉल करवाना चाह रहे थे। तो क्या कह रहा है, कहता है अगर आपने ये काम करना है तो लिंक्स को पहले खत्म करेंगे। यानी अगर है ना क्लिक हियर टू मूव टू द अबाउट अस पेज, तो मैं उस लिंक को पहले रिमूव करूंगा, नहीं तो उधर से क्रॉलिंग होगी। जी, क्रॉलिंग क्या होती है? क्रॉलिंग ये होती है कि हम चाह रहे हैं कि जो हमारी वेबसाइट है ना, गूगल हमारी वेबसाइट को रैंक करे। दुनिया में कितनी सारी वेबसाइट्स हैं, लेकिन हम कुछ सर्च करते हैं, कोई एक वेबसाइट ऊपर आ जाती है, चलो 10 वेबसाइट्स आ जाती हैं सीक्वेंस में, बाकी की वेबसाइट्स कहाँ होती हैं, अगले पेजेस पर होती हैं। क्यों अगले पेजेस पर होती है? वो इसलिए इट इज कॉल्ड क्रॉलिंग, जिसकी एसईओ का मतलब क्या है कि गूगल के स्टैंडर्ड्स, जो गूगल के स्टैंडर्ड्स पूरे कर रहा है वो ऊपर आ रहा है। सो गूगल के स्टैंडर्ड्स पूरे कैसे होंगे? क्रॉलिंग से। यानी अगर हमारी वेबसाइट क्रॉलेबल होगी तो पहला स्टैंडर्ड है गूगल का कि अगर हमारी वेबसाइट क्रॉल ही नहीं हो रही है, यानी कि वो ये कह देता है कि भाई ये वाली वेबसाइट इस काबिल नहीं है कि मैं इसे क्रॉल करूं और बाद में इंडेक्स करूं। इंडेक्सिंग का मतलब है कि ऑप्टिमाइजेशन, क्योंकि इंडेक्सिंग होगी ना, जैसे आप चारों बैठे हुए हो, आप मैं कहता हूं मैं आप चारों वेबसाइट हो, हाँ, अब मैं क्या कर रहा हूं, मेरे पास एक वेबसाइट का ऑर्डर आ गया, इनका आ गया, अब मैं इस पे काम शुरू कर दिया, ठीक है। अब क्या होगा, आप लोग नीचे चले जाओगे, ये ऊपर आ जाएंगे। तो ये कैसे ऊपर आएंगे? ये ऐसे ऊपर आएंगे कि भाई सबसे पहले गूगल देखेगा इनको कि क्या ये क्राउलेबल भी है कि नहीं है। क्राउलेबल में जो उसके स्टैंडर्ड्स है पहले वो मेंशन करें, चेक करेगा, उसने कहा हाँ भी क्राउलेबल है। उसके बाद उसने देखना है कि क्या अगर ये क्राउलेबल है तो क्या ये मेरे फैक्टर्स भी पूरे कर रहा है सारे कि नहीं कर रहा। फिर अगर आप भी क्राउलेबल हो, आप भी क्राउलेबल हो, फिर आप दोनों का मुकाबला हो गया। आप दोनों में से जो बंदा ज्यादा एसईओ के फैक्टर्स अप्लाई कर रहा होगा वो ऊपर आएगा और जो कम कर रहा होगा वो नीचे चलेगा। ठीक है, ये मुख्तसर सा मैंने आपको बता दिया। अच्छा, अब आगे क्या आ गया जी, हाउ डज रोबोट्स वर्क्स। ये तो हमने देख लिया था कि कैसे काम करती है भाई। पहली फाइल क्या होती है, यूजर एजेंट। यूजर एजेंट का क्या मतलब होता है, इसको यहाँ इतना अच्छा नजर नहीं आ रहा तो इसको आप यहाँ पर देख लो, DEC किचन
डॉट ORG/, यही होता है ना तरीका रोबोट्स को चेक करने का। वेबसाइट का नाम लिखें /robots.txt। आगे अब क्या है जी, रोबोट्स की फाइल में आ रहा है हमें नजर। चलो बड़ा कर दिया मैंने। पहला डायरेक्टिव क्या है, अब ये है डायरेक्टिव, जिनको हम डायरेक्टिव्स कह रहे थे ना, वो ये डायरेक्टिव्स हैं। पहला डायरेक्टिव क्या है, यूजर एजेंट। यूजर एजेंट का मतलब क्या हुआ, सर्च इंजन। यूजर डैश एजेंट से क्या वो मुराद ले रहा है, सर्च इंजन। कह रहा है भाई कौन से सर्च इंजन है जो इसको क्रॉल करें। स्टैटिक का क्या मतलब हुआ, सारे। भाई गूगल एक सर्च इंजन है, MSN दूसरा सर्च इंजन है, याहू तीसरा, इस तरह के और भी बहुत सारे सर्च इंजन है। तो हम क्या है इस फाइल में क्या कह रहे हैं कि भाई जितने भी ब्ला ब्ला सर्च इंजन है ना, सारे के सारे ही हमारी वेबसाइट को क्रॉल करें, हम किसी को मना नहीं कर रहे। नंबर 2, दूसरा डायरेक्टिव क्या है, डिस अलाउ। नाम से पता लग रहा है भाई अलाउ नहीं करना। मैं कहा दूसरा डायरेक्टिव क्या है, अलाउ नहीं करना। किसको अलाउ नहीं करना, आगे वो वाले फोल्डर्स बता दोगे जो आपकी होस्टिंग में पड़े हुए हैं, ठीक है। तीसरे नंबर पर क्या आ रहा है, अलाउ। भाई अब इन दोनों को हम इस तरीके से स्पेसिफाई कर लेते हैं कि जिसको हमने अलाउ नहीं करना था ना, उसे हमने डिसअलाउ में मेंशन कर दिया। 3 मेंशन कर दिए, 1 मेंशन कर दिया, 4 मेंशन कर दिए। अब बाकी सब कुछ क्या है जो अलाउ होने वाला है, तो अब हमें कुछ मेंशन करने की जरूरत नहीं है। अब हम आगे क्या लिख रहे हैं, अलाउ कॉलन सब कुछ अलाउ। और आखिर में क्या लिखा हमने, साइट मैप। कहता भाई अगर तो हमारा साइट मैप बना हुआ है तो साइट मैप कॉलन, ये साइट मैप है और साइट मैप का URL। लेकिन ये थोड़ा सा इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट है ना, क्या मिसिंग है भला इसमें, नहीं ये सब कुछ ठीक है। साइट मैप नहीं बता रहे ना, फाइल का नाम नहीं आ रहा। एक्चुअली इसी का अगर हम साइट मैप देखें तो ये है, एक्चुअली ऐसे होना चाहिए था ना। और साइट मैप कैसे देखना है हमने, DEC ठीक है। अच्छा भाई क्या हो गया, मैंने स्पेलिंग गलत लिखे हैं। हाँ वही मैं कह रहा हूँ, DECKIT, ये H जरा आ गया है ना, KITCH, अब ठीक है। ये पूरा URL नहीं था ना। अब वो क्या लिखा हुआ हमने, साइट मैप tckitchen.org/sitemap.xml नहीं लिखा। तो ये पूरा इस तरीके से बनता है, यानी कि अगर मुझे इसका ये देना होता तो मैं यूं देता हूं। इसका मतलब क्या हुआ, ये भी हमें पता लग गया कि रोबोट्स की फाइल बनाने से पहले क्या बनाना है, साइट मैप पहले, ठीक है। और उसके बाद आखिरी लाइन में एक डायरेक्टिव साइट मैप मेंशन करना भी है, क्योंकि अब आसानी हो गई ना उसके बाद के क्या है, वो जैसे हम कोई काम करते हैं, फॉर्म फिल करते हैं, तो उसके आखिर में एक चेक लिस्ट बनी होती है ना, कि भाई ये भी जमा करा दिया, ये भी जमा करा दिया, ये भी जमा करा दिया। तो वो फॉर्म देखने वाले को पता लग जाता है ना, इसने अपनी तस्वीर भी अटैच कर दी है, इसने साथ ID कार्ड भी अटैच कर दिया, क्योंकि उसने खुद ही चेक लिस्ट बना दिया। आप ये समझो कि ये रोबोट्स की फाइल एक चेक लिस्ट है हमारी गूगल के क्राउलर के लिए। ये था हमारे पास रोबोट्स, ठीक है। ये अभी हम पिछले एक लेसन से जो पढ़ रहे हैं टेक्निकल एसईओ के फैक्टर्स पढ़ रहे हैं। यानी हमने पहला टेक्निकल एसईओ का एक फैक्टर पढ़ा था साइट मैप, फिर हमने दूसरा फैक्टर पढ़ा रोबोट्स, अब हम एक और तीसरा फैक्टर पढ़ने लगे हैं और वो है कैनोनिकल। व्हाट इज कैनोनिकल, कैनोनिकल क्या होता है, इसको समझने के लिए हम सबसे पहले समझ लेते हैं कि ये मैं लिखूंगा गूगल पर आकर व्हाट इज, इसकी मैं अभी स्लाइड भी खोलता हूं, कैनोनिकल जी। A canonical tag, also known as canonical link or relation canonical, is a tag that source code of a page that indicates the search engine that a master copy of a page exists. बड़ा मुश्किल से मैंने अंग्रेजी में वर्ड बोला, आप मुझे समझ में नहीं आता। इसका मतलब ये है कि कहता है भाई कैनोनिकल टैग ये बताता है कि जहां पर ये लगा हुआ है वो एक्चुअल डॉक्यूमेंट ओरिजिनल नहीं है, बल्कि वो क्या है, कॉपी है, और ओरिजिनल कुछ और है, ठीक है। मतलब इसको आसान अल्फाज में हम लिखें, यानी कैनोनिकल टैग का क्या मतलब हुआ, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं मेरे पास एक फाइल है index.html और एक पेज है मेरा aboutus.html। चले हम यूं कह लेते हैं हमारी वेबसाइट में 2 पेजेस हैं बस। अब अबाउट अस का जो पेज है ना, उसमें कोई कंटेंट, कोई एक सेंटेंस या कोई एक पैराग्राफ ऐसा लिखा हुआ है जो होम पेज पे लिखा हुआ है। यानी कि अब जब वो होम पेज पे लिखा हुआ है
और अबाउट अस पे भी लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ, किसी एक पे तो कॉपी है, किसी एक पे ओरिजिनल है और किसी एक पर कॉपी है। अब गूगल को तो कंफ्यूज नहीं ना करना भाई, गूगल का तो हम मुकाबला कर रहे थे अपने कंपटीटर से, तो यहां पर तो हमारा मुकाबला हमारे से शुरू हो गया कि हमारे एक कंटेंट का मुकाबला हमारे ही दूसरे कंटेंट से। अब गूगल को क्या समझ आएगा, गूगल किसको क्रॉल करे भाई, होम पेज को क्रॉल करे कि अबाउट अस को क्रॉल करे। सो ये बताने के लिए हम बताते हैं कि भाई ये वाला जो हिस्सा है ये कॉपी है और ओरिजिनल ये है। ये बताने के लिए हम क्या यूज करते हैं, कैनोनिकल। ये समझ में आ गया व्हाट इज कैनोनिकल? यानी कैनोनिकल में हम क्या कहना चाह रहे हैं कि भाई ये जहां पर आप मौजूद हो ये कॉपी है, और ओरिजिनल कौन सा है जो मैं कैनोनिकल में मेंशन करूंगा। अभी बताते हैं हम कैसे मेंशन करना है। यानी बेसिकली ये हम कर क्या रहे हैं, अपनी ही वेबसाइट के अंदर ओरिजिनल मतलब मास्टर और कॉपी को डिफाइन कर रहे हैं कि इसमें से असल वाला कौन सा है और जो कॉपी वाला कौन सा है, इसमें से ओरिजिनल वाला कौन सा है और कॉपी वाला कौन सा है, इसमें से एक्चुअल वाला कौन सा है और कॉपी वाला कौन सा है। अच्छा, सबसे पहले तो हमने पढ़ा था व्हाट इज डुप्लीकेट, पढ़ा था ना हमने कहा था भाई डुप्लीकेट वेबसाइट नहीं होनी चाहिए। अगर डुप्लीकेट वेबसाइट होगी तो वेबसाइट रैंक नहीं करेगी। अब हम फिर दोबारा से एक कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं डुप्लीकेट का। तो सबसे पहले हमने इसको उस डुप्लीकेट में कंफ्यूज नहीं करना, क्योंकि वो जो डुप्लीकेशन है वो तो दूसरों की बात है ना। यहां पर तो हम ये कह रहे हैं कि हमारे ही पेज के ऊपर 2 सेंटेंस पड़े हुए हैं और वही वाले सेंटेंस मैंने दूसरे पेज पर इस्तेमाल कर लिया। सो ये हमारा ही कंटेंट है, किसी और का कंटेंट नहीं है। सो ये हमें प्रॉब्लम क्या कर रहा है, हमें प्रॉब्लम ये कर रहा है कि गूगल कंफ्यूज हो रहा है कि भाई मैं ए को रैंक करूं कि बी को रैंक करूं। ए भी आपका, बी भी आपका, तो रैंक किसको करेगा? तो फिर मैं गूगल को ये बता दूंगा कि भाई ये जो बी है ना ये कॉपी है और ए है ना ये ओरिजिनल है। ये बताने के लिए हम क्या करते हैं, कैनोनिकल का इस्तेमाल करते हैं। कैनोनिकल टैग, कैनोनिकल टैग भी एसईओ का फैक्टर है और कैनोनिकल टैग भी हम हेड में मेंशन करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज और देखते हैं। पहले तो यहां से देखें ना कैनोनिकल लिखा कहां है, वो स्लाइड खोलते हैं। कैनोनिकल किसी को नजर आ जाए मुझसे पहले तो मुझे बता दीजिए जी। इफ यू हैव द सेम और सिमिलर कंटेंट अवेलेबल अंडर डिफरेंट यूआरएल्स, ये बताया ना मैंने आपको। You can use canonical tag to specify which version is the main and thus should be indexed. हम कहते हैं कि भाई हमारा एक ही कंटेंट 2 जगहों पर पड़ा हुआ है, तो फिर हम ये बता देते हैं कि ये असल है और ये कॉपी है, ताकि वो एक को इंडेक्स करे और दूसरे को इंडेक्स ना करे। अच्छा, अब इसको शुरू करने से पहले थोड़ा सा और कंफ्यूजिंग सी एक बात समझते हैं। वो क्या है? ये तो अभी मैंने बात की है डुप्लीकेशन की, और डुप्लीकेशन किसकी है? ये हमारी अपनी ही डुप्लीकेशन है। इसका मतलब है इसके ऊपर किसी के कोई राइट्स तो नहीं है, डुप्लीकेशन राइट्स तो नहीं है, ऑनरशिप राइट्स भी नहीं है कि भाई किसी और की चीज इस्तेमाल कर रहे हो। भाई अपना ही है, दोनों ही अपने हैं, ये सब अपनी सहूलत के लिए कर रहे हैं। लेकिन ये डुप्लीकेशन के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए जरा पहले वेबसाइट को समझते हैं। देखिए मैं इधर आया, अभी मैं डीसी किचन की बात कर रहा था तो मैं उसी की कर लेता हूँ सिंपल। यहाँ आया जी, मैंने यहाँ आकर एक वेबसाइट का नाम लिखा। अब आपने नोट करना है मैं क्या क्या करता हूँ। पहले मैं लिखता हूँ https dckitchen.org, एक वेबसाइट का नाम लिख रहा हूँ जैसे आप कोई आम वेबसाइट खोलते हैं। मैंने खोली, ये वेबसाइट खुल गई। कैसे खुली है? dckitchen.org लिख लीजिए। फाइल का नाम तो नहीं लिखा मैंने अभी तक। अच्छा, अब मैंने क्या किया इसके बाद, अब जब ये वेबसाइट हमारे पास खुली है तो अब हम एक काम और करते हैं। जब मैं इसका जूम छोटा कर देता हूँ, बड़ा ही बहुत ज़्यादा और छोटा कर दिया। ये वेबसाइट देख लें जरा एक दो खुली हुई, ताकि आपको पता लग जाए। देख ली ना? अच्छा, अब मैं इसमें एक थोड़ी सी चेंज करता हूं, /index.html। अब क्या होगा? पुराने स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए क्या होगा। कोई चेंज होगा कि ऐसे ही रहेगा सब कुछ? आपकी वेबसाइट कैसे खुलती है, किस फाइल से खुलती है? इंडेक्स से ही खुलती है। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई फिर यही है, मेरी वेबसाइट भी यही पेज थी और ये पेज भी यही पेज है। यानी index.html भी मेरी वेबसाइट है और मेरी वेबसाइट जो है वो index.html, यानी दोनों चीजें एक ही हैं। एंटर करें जरा,
एरर तो नहीं जनरेट होगा, लेकिन कंटेंट भी नहीं चेंज हुआ, नहीं हुआ ना। एक्चुअली होता क्या है कि होस्टिंग जो है index.html को ऑटो लोड करती है। लेकिन अगर हम टेक्निकली गूगल के क्राउलर के लिए देखें, अगर हम गूगल के क्राउलर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये दो यूआरएल है, यूआरएल तो एक नहीं है ना भाई, यूआरएल तो सीधे सीधे दो है। मैं इसको एक यूआरएल तो नहीं कह सकता किसी भी सूरत में, एक और एक ऐसे किया ना मैंने, तो ये एक यूआरएल तो नहीं है, ये तो दो यूआरएल है। इसका मतलब क्या हुआ, क्या कैनोनिकल को जब हम पढ़ रहे हैं तो गूगल का क्राउलर कंफ्यूज होगा कि नहीं होगा। अब क्राउलर की बात हो रही है, सिर्फ विजिटर की भी नहीं हो रही। क्राउलर के नजदीक एक यूआरएल ये वाला है और एक यूआरएल ये वाला है। कैनोनिकल जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग फैक्टर है एसईओ का, और गूगल आपसे कहता है कि भाई कैनोनिकल नहीं लगाया तो लगाओ। अब कैनोनिकल दो तरह के आ गए ना, एक वो कैनोनिकल है जो मैंने अभी आपसे पहले डिस्कस किया, वो उसका तो इससे कोई ताल्लुक ही नहीं है, वो एक अलग कैनोनिकल है, वो कंडीशनल है, वो किसी में अगर डुप्लीकेशन होगी तो ही पॉसिबल है ना। जरूरी नहीं है, अगर फॉर एग्जाम्पल एक बंदा कहता है नहीं लिखूंगा भाई, मैंने जो होम पेज में लिखा मैं अबाउट अस में नहीं लिखूंगा, जो मैं गैलरी में लिख रहा हूँ वो मैं अबाउट अस में नहीं लिखूंगा, जो मैं अबाउट अस में लिख रहा हूँ वो गैलरी में नहीं लिखूंगा, तो भाई अब तो कैनोनिकल की जरूरत ही नहीं रही। इस सूरत में तो कैनोनिकल की जरूरत नहीं रही ना, लेकिन इस सूरत में तो है। और ये एक वेबसाइट के लिए है कि सबके लिए प्रॉब्लम, ये तो भाई यूनिवर्सल प्रॉब्लम है वेबसाइट की, ये प्रॉब्लम नहीं है, ये क्राउलर के लिए प्रॉब्लम है। वैसे ये प्रॉब्लम नहीं है, वैसे ये आसानी है, लेकिन क्राउलर के लिए दो यूआरएल है। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई सी भी वेबसाइट होगी उस पर एक कैनोनिकल तो लगना ही लगना है, और वो कौन सा है, ये वाला। अब ये वाला कैनोनिकल लगेगा कहां भाई, लगेगा तो किसी फिजिकल चीज के ऊपर ही। अगर मैं ये कहूं कि dckitchen.org ये कोई फिजिकल फाइल है, नो, dckitchen.org फिजिकल फाइल नहीं, एक वर्चुअल एड्रेस है। तो फिजिकल फाइल कौन सी है, इसका मतलब क्या हुआ कि कैनोनिकल कहां पे लगेगा, इंडेक्स की फाइल में जाके लगेगा। और ये सिर्फ इसमें नहीं लगेगा, ये हर वेबसाइट पे लगेगा। ये जिस वेबसाइट की हम एसईओ करेंगे तो हम कहेंगे भाई कैनोनिकल लगाओ, तो ये वाला कैनोनिकल तो पक्का पक्का लगना है, ये एक कैनोनिकल पक्का लगना है हर वेबसाइट के ऊपर। अब देखते हैं कैसे लगना है, बल्कि क्या देखना है इसको, इस वेबसाइट भी देख लेते हैं। आपने देखना यहां लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ, जरा जूम में बड़ा करता हूं। कैनोनिकल गुजरा तो नहीं ऊपर से, ये टाइटल है, ये कीवर्ड है, ये डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। नीचे आ जाए जरा भाई, इसमें तो है ही नहीं लग रहा मुझे, नहीं है। कंट्रोल एफ जरा कैनोनिकल को फाइंड करके देख लेते हैं। नो, लगा ही नहीं हुआ भाई इसमें। हाँ चलें उस फाइल में चलते हैं, वो जो वेबसाइट हम देखते होते हैं, कौन सी वाला, प्रोफेशनल किचन, जिसकी हम एसक्यू की बात करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें मिसिंग है। हाँ इस पे होगा, इसकी तो हमने एसईओ करवाई हुई है ना, किसी बच्चे ने की हुई है। आ गया नजर लाइन नंबर 13 में जी। ओ भाई हाँ। ये एक्चुअली किस में लगा हुआ है, अभी भी यहाँ पर शो कर रहा है कि ये यूआरएल पे लगा हुआ है, वर्चुअल यूआरएल, हालांकि ये वर्चुअल यूआरएल पे नहीं लगा हुआ, ये कहाँ लगा हुआ है, यहाँ लगा हुआ है। देखो फर्क तो नहीं ना पड़ा, यानी कि लगा, वो तो वर्चुअल है ना, उसको तो मैं एक्सेस ही नहीं कर सकता। यानी अगर मैं आपसे कहूं भाई dckitchen.org में जाके ये लाइन लिख दो, कहां लिखोगे, फाइल में लिखनी है ना। तो जो फिजिकल चीज हमारे पास मौजूद है वो क्या है, index.html। तो मैं क्या करूंगा, index.html में आऊंगा, और किस जगह पर आऊंगा, index.html के हेड पे आऊंगा, और लाइन नंबर बोल रहा हूं, हेड के पोर्शन में आऊंगा, और यहां के टाइटल होगा लिंक रिलेशन, यानी कि इसके अंदर एट्रीब्यूट कौन सा है, रिलेशन। क्योंकि आपने, आपको याद है लिंक टैग आपने और टैग भी पढ़ा था, कुछ याद आ रहा है कौन सा था, नहीं एक प्लस नहीं था, लिंक का एक टैग और पढ़ा था, किस लिए पढ़ा था, वो तो एक लिंक का टैग पढ़ा यार, अभी रिसेंट डेज में पढ़ा।
अच्छा भाई याद करेंगे तो फिर अब भूलेंगे नहीं, लेकिन अब याद आएगा तो यही करेगा। सोचे कहाँ लिंक कहाँ लगाया था अब ये भी रिसेंटली हमने लिंक का इस्तेमाल कहाँ किया? लिंक का सर वो यूट्यूब की जो वीडियो लगाई थी उसमें भी यूज किया। नहीं ऐड में कहाँ यूज किया? चलिए आपको टिप दे देता हूँ। हाँ कोड दिखाई सकता है ना, आप कह रहे हो वो बंदा बता रहा है तो मुझे काट तो से आ नहीं रहा नहीं पता तेरी कौन चलो फोटो का है ना, चलो कुछ क्लिक हो जाए फेविकॉन, फेविकॉन लगाने के लिए भी लिंक का ही टैग, ठीक है। तो ये वाली फोटो, ये जो ऊपर तस्वीर आ रही है इसके लिए भी हमारे पास लिंक का ही टैग था, और कैनोनिकल लगाने के लिए भी लिंक का ही टैग है। लिंक रिलेशन इक्वल्स टू कैनोनिकल। आगे हम बता रहे हैं, अब ये तो बता दिया भाई लिंक रिलेशन इक्वल टू कैनोनिकल, अब ये भी तो बताना पड़ेगा किसका कैनोनिकल है, ये असल कहां है, अब हम उसको बता रहे हैं। यहां पर फाइल भी बता रहा मैं, देखिए यहां पर मैं क्या बता रहा हूं, उसको वर्चुअल एड्रेस बता रहा हूं। फाइल में बैठा हूं, फाइल मैंने खोली हुई है और बता क्या रहा हूं मैं, यहां पर वर्चुअल एड्रेस बता रहा हूं, क्या https professionalkitchenequipment.dckitchen.org, बस समझ में आई? जरा मुश्किल सा कांसेप्ट है ये, कांसेप्ट बहुत आसान है लेकिन समझ नहीं आता ये है क्या। है ये कि भाई दो चीजें हैं ना, एक असल है और एक कॉपी है। तो क्राउलर जो है वो तो कंफ्यूज हो जाएगा ना, वो तो आपके कंटेंट को आपके कंटेंट से ही कंप्लीट करेगा। तो हम कह रहे हैं नहीं भाई, अब हमने ये कह दिया कि ये इंडेक्स की फाइल है, ठीक है। ये जो इंडेक्स, हम क्या कह रहे हैं, ये जो इंडेक्स की फाइल है ना, ये डुप्लीकेट है, और असल वाली कौन सी है, ये जो कि फाइल भी नहीं है, एक वर्चुअल एड्रेस है, ताकि वो कंफ्यूज ना हो। तो वो जब इसको क्रॉल करने आएगा तो किसको क्रॉल करेगा, इसको क्रॉल करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये भी वही जगह है, ये भी वही जगह है, लेकिन हम गूगल के क्रॉलर को आसानी दे रहे हैं कि भाई ये दो अलग जगह नहीं है, क्योंकि मैंने भी आपको दिखाया कि ये फिजिकली दो अलग जगह। आपने dckitchen.org लिखा तो खुल गया, फिर आपने dckitchen.org/index लिखा फिर भी यही खुल गया। तो इसका मतलब है चीजें तो दो खुल रही है, एड्रेस तो दो हो गए ना उसके, लेकिन दोनों एड्रेस लेकर कहां आ रहे हैं, एक ही जगह पर लेकर आ रहे हैं। तो हम कह रहे हैं भाई ये जो एक लगाना है इनमें से एक असल वाली है और एक कॉपी है। असल वाली हम किसको कह रहे हैं, जो वर्चुअल है, और कॉपी हम किसको कह रहे हैं, जो फिजिकल है। क्योंकि वर्चुअल को तो हम असल कह ही नहीं सकते थे, कॉपी कह ही नहीं सकते थे, क्योंकि मैं वर्चुअल को कॉपी करता तो मुझे वर्चुअल में जाके कुछ मेंशन भी तो करना पड़ता, तो वर्चुअल को तो मैं एक्सेस ही नहीं कर सकता। मैं एक्सेस किसको कर सकता था, फाइल को, तो मैं इसलिए फाइल में आ गया। किस फाइल में आ गया, index.html। जी, ये एक कॉन्सेप्ट है कैनोनिकल का। अब मेरे पास अगर 10 प्रोजेक्ट्स आएंगे तो मुझे ये कैनोनिकल को देखना ही देखना है ना, और सेम कैनोनिकल भी लगेगा, फर्क सिर्फ क्या होगा, बस ये चेंज होता जाएगा। यानी कि अब मेरी वेबसाइट abc.com होगी तो मैं यहाँ पर abc.com लिख दूंगा, जब मेरी वेबसाइट xyz.com होगी तो यहाँ पर मैं xyz.com लिख दूंगा। यानी कि वेबसाइट का नाम चेंज होता जाएगा, बस बाकी का सारा टैग वही रहेगा। और ये कहां पे लगेगा, हेड में लगेगा, और इसका टैग कौन से वाला है, लिंक का टैग है, ठीक है। और इसका एट्रीब्यूट कौन सा है, रिलेशन इक्वल्स टू कैनोनिकल, और अगला एट्रीब्यूट कौन सा है, href, और आगे पूरे का पूरा URL। अभी हम कॉपी की बात नहीं कर रहे, अभी हम कॉपी की बात नहीं कर रहे, ये एक कैनोनिकल है जो कि लगना ही लगना है। अगर कोई वेबसाइट लाइव है तो ये लगना ही लगना है, और अगर किसी ने ये कैनोनिकल नहीं लगाया तो इसका मतलब क्या हुआ कि SEO का एक बहुत बड़ा फैक्टर मिस किया हुआ उसने। यानी कि गूगल कह रहा होगा कि भाई कैनोनिकल मिसिंग, वो जब हम कहते हैं ना वेबसाइट के ऊपर कैसे आनी है, तो उसमें से एक स्टैंडर्ड ये था, तो ये कह रहा है भाई ये तो मिसिंग है, ये लगाओगे तो मैं रैंक करूंगा ना। तो जैसे ही मैं लगाऊंगा तो एकदम मेरा स्कोर यूं ऊपर जाएगा कि हाँ भाई इट्स ओके, कैनोनिकल लगा लिया आपने, फेविकॉन लगा लिया आपने, टाइटल में कीवर्ड लगा लिया आपने, मेटा लगा लिया आपने, रोबोट्स बना लिया आपने, साइट मैप बना लिया आपने। ये क्या है, ये स्टैंडर्ड्स हैं जो हम फॉलो करते जा रहे हैं। तो जैसे ही फॉलो करते जा रहे हैं हम इधर से तो यूं आहिस्ता आहिस्ता ग्रो हो रहे हैं, और जो दूसरा बंदा है जो फॉलो नहीं कर रहा है वो उधर ही खड़ा है अपनी जगह पर, वो नीचे ही रहेगा और हम ऊपर आना शुरू हो गए।
अच्छा, अब दूसरा कैनोनिकल हमने लगाना है। अब उसकी एग्जांपल क्या है? उसकी एग्जांपल हम यूं समझ लेते हैं थोड़ी देर के लिए। मैं क्या उसकी एग्जांपल ना हम यूं समझ लेते हैं, एक एग्जांपल के तौर पर मैं कहता हूं कि भाई ये एक वेबसाइट है, ठीक है। अब आप देख रहे हैं ना इसमें अबाउट का पेज भी है, मैं इसके अबाउट पेज पे आ जाता हूं। सपोज करें ये वेबसाइट ही चेंज हो गई है, हुई है ना? याद आया ना वही साइंस जो मैंने आपको बताई थी? ये हमने यही काम किया हुआ है ना कि इससे ट्रैफिक दे रहे हैं उधर, ये सब डोमेन बनाई हुई थी ना, तो ये इसमें आ गई है। सपोज कर लेते हैं कि ये उसी पेज का हिस्सा है, और मैं ये कहता हूं एक एग्जाम्पल के तौर पर कि भाई ये वाला जो सेंटेंस है ना, सपोज कर लो भाई ये अच्छे तरीके से कंटेंट नहीं लिखा हुआ, अभी फुल स्टॉप ही नहीं आ रहा, नहीं आ रहा ना, आ ही नहीं रहा, वो खतरनाक तरीके से इसकी एसईओ सही नहीं हुई हुई ना, इसका फुल स्टॉप आना चाहिए था। सपोज कर लेते हैं ये फुल स्टॉप है, तो हमने कहा भाई ये वाला जो कंटेंट है ना, ये अबाउट अस में भी पड़ा हुआ है और यही वाला कंटेंट होम पेज पे भी पड़ा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ? कॉपी हो गया। अब ये दूसरा कैनोनिकल लगाने लगा, ये कैनोनिकल सब्जेक्ट टू द डुप्लीकेशन है। अगर किसी वेबसाइट पे डुप्लीकेशन नहीं होगी फिर इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन जो पहला कैनोनिकल था वो नहीं है सब्जेक्ट टू द डुप्लीकेशन, वो तो है ही है भाई, वो तो हर वेबसाइट पर है कि आपका जो वर्चुअल एड्रेस है वो डुप्लीकेट है। आपका एक फिजिकल एड्रेस है लेकिन जो आपका वर्चुअल एड्रेस है वो डुप्लीकेट ही है, तो वो तो लगना ही लगना है। लेकिन ये किसके ऊपर है? इट डिपेंड्स ऑन डुप्लीकेशन, कि भाई क्या डुप्लीकेशन है। अगर डुप्लीकेशन है तो ही इसकी इंपॉर्टेंस है, अदरवाइज इसकी इंपॉर्टेंस नहीं है। फाइन। अब हमने कहा कि भाई ये है पेज है कौन सा? अबाउट अस, और असल कहां पड़ा हुआ है? होम पेज पर। चले हम यूं कर लें, हम जरा ये जो सिनेरियो हमने समझा है इसको हम जरा नोटपैड में समझ लेते हैं। हम कहते हैं ये है हमारी असल फाइल फॉर एग्जांपल, ऐसी है ना, और ये कौन सी फाइल है? ये अबाउट अस वाली है, ठीक है। वो जो कंटेंट मैंने अभी आपको आइडेंटिफाई करवाया है वो इंडेक्स पे भी है और वो अबाउट पे भी है। मास्टर कहां पे है? वो इंडेक्स पे है ना मास्टर, भाई ओरिजिनल वाला इंडेक्स पे है, और कॉपी कहां पे है? अबाउट पे है। इसका मतलब क्या हुआ कि कैनोनिकल कहां लगाना चाहिए हमें? अबाउट पे के इंडेक्स पे? ठीक है, कैनोनिकल का हमने इंडेक्स पे करना चाहिए। फिर सोचे मेरा इस जगह पे दर्द होनी शुरू हो गई है, पहले से हो रही है, अभी नहीं हुई। हाँ भाई, अबाउट पे लगेगा क्योंकि हाँ वो अबाउट पे, है, यही मैं चाह रहा था और हाँ, ये तो लगेगा। यही मैं चाह रहा हूँ कि भाई अबाउट पे नहीं लगे। हाँ देखिए, अभी इतनी देर से हम यही तो समझ रहे हैं कि एक ओरिजिनल है एक कॉपी है। कॉपी कौन सा है? अबाउट है। भाई अबाउट वाला पेज तो देखें, आपने अक्सर नोट किया कोई भी सर्च टर्म लिखते हैं तो मोस्टली क्या होता है? होम पेज ही आता है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि होम पेज पे जो कंटेंट होता है वही मास्टर कंटेंट होता है हमारा, और जो दूसरी जगह पर होगा वो कॉपी होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस सिनेरियो में कॉपी कहां पे है? अबाउट अस में। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई ये जो लगेगा लिंक कहां पे लगेगा? लिंक किस फाइल में लगेगा? इस फाइल में लगेगा, ठीक है। लिंक रिलेशन इक्वल्स टू, मैं वैसे ही टाइप कर रहा हूं आपके लिए, कैनोनिकल, आगे क्या आएगा? href इक्वल्स टू, ना अबाउट अस में तो हम मौजूद हैं ऑलरेडी। हम कह रहे हैं अबाउट अस का नाम तो लिखना ही नहीं ना, इसका नाम हमने कहा कि भाई ये कैनोनिकल है। लगे टैग? ठीक है, एक और सिनेरियो डिस्कस करते हैं, चलो। courses.html पे मैंने एक 2 सेंटेंसेस का पैराग्राफ लिखा हुआ है डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स के अंदर, ठीक। उसके बाद
जो हमारा अबाउट अस का पेज है जिसमें हमने अपने पूरे कॉलेज का इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है, उसमें भी मैंने वही वाली 2 लाइनें कॉपी कर दी। अब मैं होम पेज को बीच में से निकाल चुका हूं, ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। अब मैं आ गया हूं कोर्सेज के पेज को और अबाउट अस में। सो मैंने कहा कोर्सेज का पेज है, उसके अंदर एक पेज चले, कोर्सेज के अंदर एक और पेज है, उसमें चले जाते हैं। वो कौन सा है जी? डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। अब डिजिटल मार्केटिंग के अंदर एक पैराग्राफ है जिसके अंदर मैं बता रहा हूं कि डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स क्या है। बहुत सारे पैराग्राफ्स हैं, उनमें से एक छोटा सा 2 सेंटेंसेस का पैराग्राफ है जिसको मैंने अबाउट अस में भी मेंशन कर दिया, इसलिए कि अबाउट अस में मैंने बहुत अपने सारे कोर्सेज बताए थे, तो उसमें मैंने ये वाली एक लाइन भी निकाल दी। हालांकि डिजिटल मार्केटिंग के पेज के ऊपर 10-12 पैराग्राफ्स बने हुए हैं, लेकिन उनमें से मैंने सिर्फ एक पैराग्राफ पिक करके अबाउट अस में भी लगा लिया, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? डुप्लीकेशन इफेक्टिव हो गई ना। अब सबसे पहले तो हम ये डिसाइड करते हैं कि हमारा कैनोनिकल लगेगा तो किस पेज पे लगेगा, अबाउट अस पे लगेगा कि डिजिटल मार्केटिंग पे लगेगा। अगर नहीं करना, अब आपने बताना है। अब हम सब सिनेरियो डिस्कस कर चुके हैं, अब तो आपको पता है सिनेरियो क्या है। अब हम यहां पर अगर कैसे कहेंगे, हमें पता है कि हमने क्या बनाया है। मिसाल के तौर पर एक वेबसाइट का एक पेज है जिसमें डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स के मुतालिक डिटेल्स हैं, और एक पेज है जिसमें सारे कोर्सेज की डिटेल्स हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि उसमें से डिजिटल मार्केटिंग के लिए मास्टर कौन सा होना चाहिए? अबाउट अस पे सारे हैं, नहीं अबाउट अस पे तो सारे हैं ना, फिर डिजिटल मार्केटिंग को कैसे फोकस कर सकते हैं वहां? डिजिटल मार्केटिंग को तो वहां फोकस होना चाहिए ना जहां पर सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग हो। अबाउट अस पर तो वेब डेवलपमेंट भी है भाई, उसमें ग्राफिक्स भी है, उसमें फाउंडेशन भी है, सबकी डिटेल थोड़ी थोड़ी लिखी हुई है। मगर जो डिजिटल मार्केटिंग का पेज होगा उसमें तो सारी डिटेल ही डिजिटल मार्केटिंग की होगी, तो मास्टर कौन सा कहलाएगा? डिजिटल मार्केटिंग वाला मास्टर होना चाहिए। टेक्निकली डिजिटल मार्केटिंग कोई मास्टर होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर डिजिटल मार्केटिंग की मैं बात ना करता और मैं वेब डेवलपमेंट के कोर्स की बात कर लेता, वेब डेवलपमेंट .html, और फिर मैंने कहा कि भाई उसके कोर्स की 2 लाइनें हमने अबाउट अस में भी डाल दी हैं, तो अब मास्टर कौन सा होगा? वेब डेवलपमेंट के अबाउट अस? वेब डेवलपमेंट मास्टर है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस सूरत में हमारा असल कंटेंट कहां पड़ा हुआ है? डिजिटल मार्केटिंग में, और कॉपी कंटेंट कहां पड़ा हुआ है? अबाउट अस में। अब हमें अगर कैनोनिकल लगाना है तो वो कहां लगाना है? डिजिटल मार्केटिंग। सर एक क्वेश्चन है, अगर डिजिटल मार्केटिंग का कंटेंट हम अबाउट अस के अंदर थोड़ा सा कॉपी कर देते हैं तो कैनोनिकल दे देते हैं, जो तो कैनोनिकल वाला क्रॉल नहीं करेगा। दोनों की क्रॉल, कभी किसी को करना शुरू हो जाएगा, कभी वो किस काम पे लगा दिया भाई मुझे, कभी उस कमरे में भेज देते हो, कभी उस कमरे में भेज देते हो, मुझे कोई एक जगह तो बताओ मुझे कहाँ जाना चाहिए। नहीं, मेरा मतलब ये था कि क्रॉनिकल हमने लगा दिया है, वो उसको हमने ये बताया है। हाँ, आप कह रहे हैं अगर लगा दिया तो क्या होगा? अगर हमने लगा दिया ना तो कॉपी पे जाएगा ही नहीं, कॉपी पे आएगा तो बाइट बाइट से निकल जाएगा, ठीक है। चलिए अब वापस आ जाए उस पॉइंट पे जिस पॉइंट पे हम लोग हैं, ठीक है जी। अब मसला ये है कि कहाँ लगाएं कैनोनिकल? अबाउट अस पे लगाएंगे, डिजिटल मार्केटिंग पे लगाएंगे? सिंपल है यार, ये कोई इतना मुश्किल फार्मूला नहीं है। अबाउट अस पे लगेगा, कॉपी अबाउट अस में। सीधा सा हमने फार्मूला क्या बनाया है? हमने कहा जहां कॉपी है वहां कैनोनिकल लगेगा, क्योंकि वहीं पर आपको बताना है कि ये असल नहीं है। भाई मैंने 10 फोटो कॉपियां करवाई, उनमें से एक मास्टर है ना, तो बाकी सब कॉपियां हैं, तो मैंने उनकी बैग पर CC लगा दिया। अब वो कॉपीज हैं, एक मास्टर डॉक्यूमेंट एक है, कॉपीज नंबर ऑफ कॉपीज हैं। तो अब मैं ये कह रहा हूं कि भाई जहां पर भी आपका कॉपी कंटेंट आएगा, कैनोनिकल उस पेज पे लग के बताएगा कि मैं कॉपी हूं, असल नहीं हूं, असल दूसरे वाला है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब कैनोनिकल कहां लगेगा? अबाउट अस के पेज पे जाकर ये वाला लग जाएगा। और फर्क क्या होगा इसमें? सिर्फ फर्क ये होगा बस, क्या? समझ में आई बात कि नहीं है अभी भी? हाँ, इसके आगे वो URL लगाएंगे जो मास्टर होगा, जो ओरिजिनल होगा। एक और एग्जांपल करेंगे, हो गया? एक और कर ले, चले। अब हम ये कहते हैं कि भाई हमारा एक पेज है, DC किचन पर है ना, पेज है हमारा कमर्शियल
पिज्जा, और एक पेज है हमारा प्रोडक्ट्स। एक पेज है हमारा कमर्शियल पिज्जा ओवन। अब आपको अंदाजा हो रहा होगा मैं जहां जिस पेज से पिज्जा ओवन बेच रहा हूं वो कौन सा पेज है? कमर्शियल पिज्जा ओवन, है ना, जहां से पिज्जा ओवन बिक रहा है। एक पेज है प्रोडक्ट्स का जहां पर मैं कॉफी मशीन भी बेच रहा हूं, मैं पिज्जा ओवन भी बेच रहा हूं, मैं बेकरी इक्विपमेंट भी बेच रहा हूं, मैं काउंटर्स भी बेच रहा हूं, ब्ला ब्ला सब कुछ ही बेचने लगा हूं। तो उस प्रोडक्ट के पेज के ऊपर मैंने सब मेंशन कर दिया भाई ये भी बेचता हूं, ये भी बेचता हूं, ये भी बेचता हूं, और उसमें मैंने थोड़ा सा कंटेंट निकाल लिया कमर्शियल पिज्जा ओवन से। अब इस सूरत में कॉपी पेज कौन सा है? प्रोडक्ट्स का पेज कॉपी है। अब हमें कैनोनिकल किस पे लगाना है? प्रोडक्ट्स पे लगाना है। क्या लगाना है? कमर्शियल पिज्जा ओवन। खत्म होगी बात, जो भी नाम है उसका। ये थे दो इस्तेमाल। ये वाला जो है ये फ्लेक्सिबल है, ये दूसरे वाला हिस्सा फ्लेक्सिबल है। ये हो सकता है हो सकता है ना भी हो, और हो सकता है डिफरेंट हो। लेकिन जो पहले वाला आपने कैनोनिकल पढ़ा वो तो सारे प्रोजेक्ट्स में होगा, वो तो हर वेबसाइट के लिए है भाई, क्योंकि हर वेबसाइट खुल कैसे रही है? यूआरएल से, डोमेन नेम से, और चल कैसे रही है? फाइल से। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो तो हर वेबसाइट के ऊपर है, ये तो उस पर है जिसपे कॉपी है। जिसपे कॉपी नहीं होगा उस पे तो ये इफेक्टिव नहीं होगा। लेकिन जो पहले वाला है वो तो सब पे होगा। और जो गूगल आपको कहता है ना कि भाई कैनोनिकल लगाया कि नहीं लगाया, तो वो आपको कौन सा कह रहा होता है? पहले वाले के मुतालिक बात करता है, वो दूसरे का उसे कंसर्न भी नहीं है। वो कहता है दूसरा लगाया भी होगा, वो हम अपने लिए कह रहे हैं कि हमारा गलत पेज ना रैंक होना शुरू हो जाए। ऐसे कितने कैनोनिकल लग सकते हैं? हाँ, बिल्कुल सही है, यही मैं एंड में बताने लगा था कि कितने कैनोनिकल्स लग सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इस तरह भी हो सकता है कि हम हर दूसरा लफ्ज उठा के कैनोनिकल लगा दें। बिल्कुल ऐसी है ना, जैसे हम किसी बंदे को नीचे से कहें कि भाई तुम्हारी क्लास रूम नंबर 5 में हो रही है, ऊपर है उसे कहें रूम नंबर 4 में से कहें रूम नंबर 3, रूम नंबर 3 में जाके रूम नंबर 5, वापस घूम के उधर ही आ जाएगा। वो बेचारा इधर आने की बजाय अपनी गाड़ी पकड़ेगा और घर चला जाएगा कि क्या ये कैसा कॉलेज है भाई, इन्फॉर्मेशन भी नहीं सही तरीके से देते। इसका मतलब क्या हुआ? कितने लग सकते हैं? क्या निकला रिजल्ट? क्या निकला? एक रिजल्ट यही निकला ना कि एक लग सकता है। ठीक है भाई, इतना घुमाओगे किसी को तो पागल हो जाएगा ना। गूगल कहता है कि एक फाइल में एक कैनोनिकल, बस, एक से ज्यादा कैनोनिकल नहीं लग सकते। ऐसा नहीं कह सकते आप कि आप ये कहो कि भाई इसका एक पैराग्राफ अबाउट अस से है, एक पैराग्राफ कोर्सेज से है, एक पैराग्राफ होम पेज से है, एक पैराग्राफ कॉन्टैक्ट अस से है। वो कहेगा भैया क्या कर रहे हो, उधर निकाल दो इस सारे को, उधर ही लिख दो जिस जगह का है। ये सिर्फ एक फाइल के अंदर एक कैनोनिकल। हाँ, दूसरी फाइल में दूसरा कैनोनिकल लग जाएगा, तीसरी फाइल में एक और कैनोनिकल लग जाएगा, लेकिन आप एक से ज्यादा कैनोनिकल अलाउड नहीं है। लगाओगे तो गूगल एसईओ में पकड़ेगा आपको, कहेगा भाई एक से ज्यादा कैनोनिकल यूज किए हैं आपने, गड़बड़ आई है, आप कंफ्यूज कर रहे हैं मुझे। सो हमें कितने कैनोनिकल्स लगाने हैं? सिर्फ एक कैनोनिकल। गूगल कौन सा कैनोनिकल मांगता है? गूगल कैनोनिकल ये मांगता है, देखो इधर में आया, एक वेबसाइट खोल लेते हैं यार, दूसरी वेबसाइट को खोल देते हैं। खुल गई है ना? खुल जाओ भाई, खुल रही है, अभी से खुल जाती है। आगे किसी भी वेबसाइट को खोलने का ये तरीका होता है, कोई नई साइंस तो नहीं है मेरा ख्याल है ना? दूसरी में आ जाते हैं।
ये वेबसाइट खोली मैंने प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट डॉट डीसी किचन डॉट org, ठीक है। इसको खोलने का दूसरा तरीका क्या है, फिर भी यही खुलेगी, यही खुलेगी ना, इसलिए कि जो हमारी वेबसाइट कोडिंग हुई है वो इंडेक्स में हुई है। लेकिन जब हमने होस्टिंग परचेज की थी तो वो इंडेक्स की फाइल को ऑटो प्ले कर रहा है, ऐसे ही है ना, वो इंडेक्स की फाइल को ऑटो प्ले करने लगा हुआ है, खुद से ही प्ले कर रहा है इंडेक्स की फाइल को। अब फिजिकली तो दो चीजें हो गई ना, फिर एक मैंने शायद यहाँ पेस्ट भी किया था, पहले भी किया था ना, एक ये था, समझ लो कि एक ये है और एक ये है, सही। अब ऊपर वाला लिखूं तो भी वेबसाइट खुलती है, नीचे वाला लिखूं तो भी वेबसाइट खुलती है। अब क्रॉलर जो है, क्रॉलर को दो यूआरएल मिल गए, अब क्रॉलर कंफ्यूज होगा कि भाई इसमें से असल वाला कौन सा है, अब मुझे बता दें इसमें से मास्टर कॉपी कौन सी है। ऊपर वाली है कि हालांकि देखा जाए तो दोनों एक ही चीजें हैं, इंडेक्स ये कॉपी क्यों हुई है, ये हायरार्की सिस्टम है उसका, होस्टिंग का सिस्टम है कि भाई आपकी जो भी इंडेक्स की फाइल होगी आपको नाम लिखने की जरूरत नहीं है, भाई मैं चला दूंगा खुद ही डोमेन नेम से, ठीक है। अब हम ये कह रहे हैं कि भाई इसमें से हमारी जो ओरिजिनल फाइल है ना, अब हमने किसी एक को ओरिजिनल कंसीडर करना है। अब यहाँ पर हम समझ रहे हैं कि भाई हम इस फाइल को तो एक्सेस ही नहीं कर सकते, तो फाइल ही नहीं है ना बेसिकली, ये तो सबको पता लग रहा है फाइल ही नहीं है, ये एक वर्चुअल एड्रेस है जबकि ये फाइल है। तो मैं क्या करूंगा, इस फाइल को खोल के इस फाइल के अंदर कैनोनिकल लगाऊंगा, और इस दफा कैनोनिकल का एड्रेस क्या बनेगा, ये वाला वर्चुअल एड्रेस बनेगा। अब क्या फायदा होगा इसका, फायदा ये होगा कि गूगल जब क्रॉलर आएगा इंडेक्स की फाइल के ऊपर, तो इंडेक्स की फाइल पर जैसे ही वो आएगा ये वाली कमांड उसको रीडायरेक्ट कर देगी, कहां पे, यहां पे। इसका मतलब क्या होगा कि अब दो एड्रेस नहीं रहे बल्कि एक एड्रेस हो गया, ये वर्चुअल रीडायरेक्ट है। इसको ना कैनोनिकल को हम अब आगे जाएंगे ना, अगले लेक्चर में मैं आपको रीडायरेक्ट पढ़ाऊंगा 301 और 302, वो फिजिकल रीडायरेक्शन, और ये वर्चुअल रीडायरेक्शन। वर्चुअल रीडायरेक्ट का क्या मतलब है, वर्चुअल को आसान समझना होना, देखिए ना एक वेबसाइट को एक्सेस कौन कर रहा है, दो लोग, दो तरह की चीजों से एक्सेस, एक क्राउलर और एक विजिटर। जो विजिटर geo.tv लिखे और कोई और वेबसाइट खुल जाए तो ये फिजिकल रीडायरेक्ट है, यानी आप लिखो geo.tv और पीक सॉल्यूशन की वेबसाइट खुल जाए तो इसका मतलब क्या हुआ, ये तो फिजिकल रीडायरेक्ट हुआ। लेकिन जो क्राउलर आ रहा है, विजिटर नहीं, विजिटर अबाउट अस पे भी जाएगा, विजिटर डिजिटल मार्केटिंग पे जो हमने पिछला केस पढ़ा सारा, विजिटर जहां जहां जाना चाहेगा ना, देखें विजिटर चाहेगा तो पिज्जा ओवन पर जाएगा, तो वो घूम के कहीं और नहीं जाएगा, पिज्जा ओवन पर ही रहेगा। लेकिन उसी वक्त जब उसने कैनोनिकल लगाया होगा तो क्राउलर मूव कर जाएगा, विजिटर नहीं मूव करेगा। इसलिए हम कह रहे हैं कि ये फिजिकल रीडायरेक्ट नहीं है, ये वर्चुअल रीडायरेक्ट है कि सिर्फ क्राउलर को घुमाता है, विजिटर को नहीं घुमाता। लेकिन जब हम अगला रीडायरेक्ट पढ़ेंगे जिसको मैं 301 और 302 कह रहा हूं, जो अभी हमने पढ़ाई नहीं है, उसे हम बोलते हैं फिजिकल रीडायरेक्ट। उसमें क्या होता है कि हम फिजिकली मूव करा रहे होते हैं। जैसे मैं ये कहूँ भाई मेरी वेबसाइट, पहले वेबसाइट का यूआरएल कुछ और था, अब चेंज हो गया। जैसे बंदा दुकान नहीं चेंज कर लेता, कभी पहले ये वाली दुकान थी, दुकान नंबर 5 में था, पहले ऑफिस मेरा दुकान नंबर 7 में आ गया, तो फिजिकल रीडायरेक्ट है ना, कि फिजिकली आप मूव करके चले गए। लेकिन जो कैनोनिकल है ये क्या है, वर्चुअल रीडायरेक्ट है। कैनोनिकल फिजिकल रीडायरेक्ट नहीं है, कैनोनिकल वर्चुअल रीडायरेक्ट है। और अगर आप अपनी वेबसाइट से मूव कर जाएं, यानी मैं लिखूं peaksolutions.com तो स्टार्स अकेडमी की वेबसाइट खुल जाए, तो इसका मतलब है फिजिकल रीडायरेक्ट है। ये क्या होते हैं ये उस वक्त पढ़ेंगे जब हम फिजिकल रीडायरेक्ट को पढ़ेंगे। लेकिन फिजिकल रीडायरेक्ट और वर्चुअल रीडायरेक्ट का क्या मतलब है, फिजिकल में क्राउलर भी मूव करता है, विजिटर भी मूव करता है, और वर्चुअल में सिर्फ क्राउलर मूव करता है, विजिटर मूव नहीं करता। विजिटर अबाउट अस पे भी जाएगा, बेशक वो ओरिजिनल हो बेशक वो कॉपी हो, विजिटर उधर भी जाएगा, लेकिन क्राउलर घूम जाएगा क्राउल करवाने के लिए कि भाई इसका कंटेंट उससे मैच करता है, जो असल वाला मैं उसी को क्राउल करूंगा, कॉपी वाले को क्राउल। चलो जी।